नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं हम चौपाल चर्चा, जिसमें हम सरकार द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका किस तरह से क्रियान्वयन किया गया है और कितने हमारे किसान लाभान्वित हुए हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हमारे किसानों को जागरूक भी करेंगे विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में। और आज हम आपको बता दें, हम चर्चा यहाँ पर करेंगे फसल अवशेष प्रबंधन की। जी हाँ, किस तरह से हमारे किसान इसे अपना रहे हैं, सरकार की तरफ से किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, इन तमाम बातों पर आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और हम तक जानकारियां पहुंचाने के लिए हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आइए सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। कपिल कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। धन्यवाद अदिति जी। तो आइए इसी के साथ हमारी चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। रुक कर लेते हैं कपिल कुमार जी का। कपिल जी, फसल अवशेष प्रबंधन की जब हम बात करते हैं तो वो आज के समय की मांग बन गया है, तो ये कितना जरूरी है और किसानों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि फसल अवशेष प्रबंधन आज के समय की जरूरत इसलिए बन गया है क्योंकि पौधे को अपनी वृद्धि के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और ये पोषक तत्व पौधा जमीन से ही प्राप्त करता है। अभी देखने में ये आ रहा है कि जो प्रथम हरित क्रांति और उसके बाद जिस तरीके से हमारी जो मृदा की स्वास्थ्य उसमें कमी आई है, उसकी वजह से हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है जहां तक जाना चाहिए। रिपोर्ट ये भी है कि जो कार्बन मेटल जमीन के अंदर होता है उसकी भी लगातार कमी होती जा रही है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी है कि फसल अवशेष प्रबंधन सुचारू रूप से किया जाए जी। और इसके लिए सरकार विभिन्न कदम उठा रही है। जैसे फसल अवशेष प्रबंधन योजना का प्रारंभ 2014 में ही कर दिया गया था जी। तो फसल अवशेष प्रबंधन बेहद ज़रूरी है, ना केवल हमारी खेतों की मिट्टी के लिए और साथ ही साथ गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छी बनी रहती है और हमारी जो फसलें हम आगे उपजाते हैं, और साथ ही साथ हमारी जो सरकार है उसकी तरफ से भी कई अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि हमारे किसानों को जागरूक किया जा सके। और ऐसे ही हमारे किसान हैं जो काफ़ी जागरूकता को अपने अंदर लाना चाहते हैं। उसी के संदर्भ में हमारे पास उन्होंने कुछ सवाल भी यहाँ पर भेजे हैं। आइए हमारे किसान भाई क्या सवाल पूछ रहे हैं देख लेते हैं। मेरा नाम रवि नायक है, मैं गांव एलना, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। मैं जानना चाहता हूं कि फसल अवशेष को कैसे प्रबंध कर सकते हैं। जी, तो किस तरह से फसल अवशेष का प्रबंधन किया जाए, इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं हमारे किसान भाई। तो इसके संदर्भ में क्या कहेंगे आप कपिल जी? मैं बताना चाहूंगा अपने किसान भाइयों को कि फसल अवशेष प्रबंधन करने के लिए हमें जरूरी है कि जो फसल के अवशेष हैं उसको जहाँ खेत में वो हैं वहीं पे उनको मृदा में मिलाना है। इसके लिए किसान भाई 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से यदि उसमें छिड़काव करते हैं और उसको मिट्टी पलटने वाले हल या रोटावेटर से जुताई करके पलेवा के समय उसको छिड़कते हैं यूरिया को, तो 30 दिन के अंदर जो अवशेष होंगे वो उसमें सड़ जाएंगे जमीन के अंदर, और वो अवशेष जमीन के अंदर पोषक तत्वों को ही बढ़ाते हैं और साथ में जो हमारे कार्बन है जो सॉइल के अंदर जरूरी होता है उसको भी बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि हमारे जो जैविक कृषि संस्थान है गाजियाबाद में जी, उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उसमें उन्होंने एक बहुत ही अच्छा इसका एक केमिकल, एक जैविक वो बनाया है, वेस्ट डिकम्पोजर। ये केमिकल नहीं है, ये एक जैविक उत्पाद है जी। और इसको हम 1 सीसी इसकी 200 लीटर पानी में घोल के और फिर इसको हम सिंचाई के साथ या अवशेष के ऊपर छिड़कते हैं तो बहुत जल्दी इसको हमारे फसल अवशेष को ये डिकम्पोज कर देता है और इसको एक जैविक खाद के रूप में तब्दील कर देता है। जी बिल्कुल, तो कई विकल्प हैं हमारे किसानों के पास अवशेषों के प्रबंधन करने के लिए। जो आज तक कदम उठाए गए हैं कि जला दिया जाता है अवशेषों को, उससे न केवल हमारा पर्यावरण प्रभावित होता है बल्कि हमारे खेत की मिट्टी पर भी काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ता है। ऐसे में कई तरह के विकल्प हैं जिसका जिक्र हमारे विशेषज्ञ ने अभी किया है। हमारे किसान उन्हें अपना सकते हैं और फसलों का सही तरीके से, जैविक तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं। और क्या क्या सवाल हमारे किसानों के मन में आ रहे हैं उन्हें भी शामिल करेंगे और हमारे विशेषज्ञ से विस्तृत जानकारी भी हासिल करेंगे फसल अवशेष प्रबंधन के संदर्भ में। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम चौपाल चर्चा और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर।
अरे 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 अरे, क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं फसल अवशेष प्रबंधन पर और हमारे साथ कपिल कुमार जी हमारे विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। आइए एक बार फिर उन्हीं का रुख कर लेते हैं। कपिल कुमार जी, जानना चाहेंगे, आपने बता दिया कि किस तरह से हमारे जो किसान हैं फसल अवशेष प्रबंधन कर सकते हैं और सरकार की तरफ से भी काफी कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। अगर हम बीते 6 वर्षों की बात करते हैं, सेवा में लगी हुई है हमारी सरकार हमारे किसानों के लिए, तो किस तरह के आप बदलाव यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले किस तरह से होता था और अब क्या स्थिति है? मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हम किसानों की आय को 2022 तक 2 गुना करना है जी। तो उस क्रम में यदि हमें किसानों की आय को 2 गुना करना है, उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं जी। और उन कदमों को बहुत अच्छे से जमीनी स्तर पर भी उतारा है। जैसे हमारे जिले में मुजफ्फरनगर के अंदर हमारे जो कृषि निदेशक महोदय हैं, उनके ऑफिस से जो कृषि प्रसार की जो सेवाएं हैं वो प्रदान की जाती हैं। हमारे जो ग्रास रूट लेवल की जो वर्कर्स हैं, जिनमें टेक्निकल असिस्टेंट एग्रीकल्चर आते हैं जी, वो योजनाओं की जानकारी किसानों तक पहुंचाते हैं और किस तरीके से फसल अवशेष का प्रबंधन किया जा सकता है। ये न केवल किसानों को विभिन्न चौपालों के माध्यम से, बल्कि किसान मेलों के माध्यम से, पंपलेट के माध्यम से और गांव में अभी हाल फिलहाल में मुनादी के माध्यम से भी किसानों को जागरूक करने का कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जी। तो कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और आप और हम मिलकर सब ये कह सकते हैं कि सकारात्मक बदलाव यहाँ पर हमने जरूर देखा है हमारे किसानों की, अगर हम प्रबंधन की स्थिति में यहाँ पर बात करें तो। इसके साथ आइए बढ़ते हैं और एक और किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो क्या जानकारी हासिल करना चाहते हैं उनको जान लेते हैं। मेरा नाम विक्रांत चौधरी, गांव एलना मुजफ्फरनगर। मैं यह जानना चाहता हूं कि फसल अवशेष से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है। जी कपिल जी, आपने शुरुआत में जिक्र भी किया था कि मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में अवशेष प्रबंधन जो है काफी अच्छी भूमिका निभाते हैं और हमारे किसान भाई का भी यही सवाल आया है। तो एक बार फिर आप यहां से जानकारी दे दीजिए कि किस तरह से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने में अवशेषों का प्रबंधन कारगर साबित होता है। यदि हम फसल अवशेष को मृदा में ही प्रबंधन करते हैं, मृदा में ही मिलाते हैं, तो गलने के बाद में वो कार्बनिक मैटर, जो ऑर्गेनिक मैटर है, उसकी बढ़ोतरी करता है, पोषक तत्वों को बढ़ावा मिलता है। फसल हमारी यदि दलहनी है तो उससे हमारे खेतों को नाइट्रोजन भी प्राप्त होती है, मृदा को नाइट्रोजन भी प्राप्त होती है। इसके अलावा यदि हम जीवाश्म हमारा यदि बढ़ता है तो उससे मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ती है, साथ ही मृदा के अंदर जो
वायु संचार है वो भी सुचारू रूप से शुरू हो जाता है, जिससे हमारी जो ओवरऑल हेल्थ है सॉइल की उसमें इम्प्रूवमेंट। जी, तो काफी सकारात्मक यहाँ पर प्रभाव पड़ता है हमारी मिट्टी के स्वास्थ्य पर अगर हम अवशेषों का प्रबंधन सही तरीके से कर लेते हैं। तो ये तो हमारे किसान भाई का जो सवाल था उसका जवाब तो हमारे विशेषज्ञ ने उन तक पहुंचा दिया है। आइए एक और हमारे किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका क्या सवाल है, क्या जानकारी वो हासिल करना चाहते हैं, जान लेते हैं। मेरा नाम प्रशांत नायक है, गांव वैलना, जिला मुजफ्फरनगर। मैं जानना चाहता हूँ फसल अवशेष जलाने से हमारी मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। जी देखिए, जागरूकता का प्रमाण है ये कि हमारे किसान जानकारी हासिल करना चाहते हैं अवशेषों को जलाने से किस तरह के दुष्प्रभाव होते हैं हमारी फसल पर, हमारी मिट्टी पर, पर्यावरण पर। इस पर क्या कहेंगे आप कपिल जी? फसल अवशेष यदि हम खेत में जलाते हैं तो बेसिकली जो हमारी जड़ है, तना है, पत्ती है, उनके अंदर हमारे सिंचित लाभदायक पोषक तत्व होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं जलने के बाद। दूसरा, जो जलने से क्या होता है कि मृदा का तापमान बढ़ता है। मृदा के तापमान बढ़ने से मृदा की जो भौतिक, रासायनिक और जैविक दशा है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और ओवरऑल हमारे जो पोषक तत्व हैं उनमें कमी आती है। साथ ही जो पादप अवशेष हैं उसमें लाभदायक मित्र कीट जलकर उसमें मर जाते हैं जब हम उनको खेत में ही जलाते हैं। और इसके अलावा जो हम फसल अवशेष का चारे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, तो कई बार देखने में आया कि यदि हम उनको जला देते हैं तो चारे की भी कमी देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो पर्यावरणीय नुकसान होता है वो भी बहुत ज्यादा इसका देखने को मिलता है। जी, तो कई तरह के नुकसान हैं जो हमारे किसानों को झेलने पड़ते हैं अगर वो अवशेषों को जला देते हैं। तो ऐसे में यही संदेश है हमारी सरकार का भी और दूरदर्शन किसान का भी हमारे किसानों के लिए कि अवशेषों का प्रबंधन आप अपने खेतों में ही करें, उन्हें जलाएं ना, क्योंकि जलाने से पर्यावरण दूषित होगा, आपके खेतों की मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो भी बिगड़ेगा और साथ ही साथ आपको जो आपकी जो खेतों की मिट्टी में मित्र कीट हैं उन्हें भी नष्ट कर देगा। ये सब अगर आप ध्यान में रखते हुए अवशेषों का प्रबंधन करेंगे तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए ही ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो फसल अवशेष प्रबंधन और किस तरह से हमारे किसानों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है, इस पर हमारी चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपका हिम्मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि फसल अवशेष प्रबंधन किस तरह से किया जाए, किस तरह से हमारे किसानों के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो इस पर हमारे साथ जानकारी देने के लिए हमारे विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, कपिल कुमार जी। आइए एक बार फिर उन्हीं का रुख कर लें। कपिल जी, अभी आपने जिक्र किया था ब्रेक पर जाने से पहले कि अगर हमारे किसान अवशेषों का प्रबंधन सही तरीके से कर लेते हैं तो
खेतों की जो मिट्टी है वो भी अच्छी बनी रहती है, चारे की उपलब्धता भी काफी रहती है। लेकिन कई बार ये सवाल आ जाता है कि इसमें लागत बहुत लगती है, तो इसके लिए किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं? फसल अवशेष प्रबंधन में मुझे लगता है कि लागत इतनी नहीं है जितना लाभ उसका है। यदि हम लागत की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार मिलकर हमारे यहाँ पे जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए हुए हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर का उद्देश्य ये है कि किसानों को किराए पर मशीनरी उपलब्ध करवाई जा सके और उसकी जो दर होती है वो बहुत ही नॉमिनल होती है। उससे किसान को कोई लॉस नहीं होता है, बल्कि जो उसके लाभ है, जैसे उसमें ऑर्गेनिक मैटर मिल जाएगा, उसमें नाइट्रोजन मिल जाएगी, अन्य पोषक तत्व मिल जाएंगे, जिससे उनका जो खाद, जो अन्य यूरिया या उर्वरक को डालने की जो दर है वो कम हो जाएगी। जिससे यदि हम ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे तो किसानों को फायदा ही होगा। जी, तो फायदा ही है। तो ये हम कह सकते हैं कि एक भ्रांति मात्र है कि लागत काफ़ी लगती है, इसके चलते वो उसको जला देते हैं, उसका प्रबंधन नहीं करते हैं। ऐसे में हमारे विशेषज्ञ ने विस्तार से बता दिया है कि ये हमारे किसानों के लिए ही फायदेमंद होता है अगर वो सही तरीके से प्रबंधन कर लें। कपिल जी, एक सवाल और आपसे करना चाहूँगी मैं कि अगर हम पहले के समय की बात करें तो किस तरह से फसलों का अवशेषों का प्रबंधन किया जाता था और अभी के समय में किस तरह से बदलाव आया है? देखिए अदिति जी, पहले भी जो है हम हमारे किसान चाहे वो मतलब पहले का मतलब चाहे वो आजादी के बाद से लें या 10-20 साल पहले से लें, तो फसल प्रबंधन हमारे यहाँ पर फसल अवशेष प्रबंधन पहले से ही हमारी प्रैक्टिस में रहा है जी। लेकिन कुछ समय से जब कॉमर्शियल क्रॉप का ज्यादा बढ़ावा हुआ और हमारा ज्यादा उत्पादन की तरफ बढ़ावा हुआ तो जल्दी जल्दी हमें क्रॉप काट कर और अगली क्रॉप बोनी होती है। तो ऐसे में ये प्रैक्टिस जो हमारी जो कल्चर में थी, जो हमारी कृषि संस्कृति में थी, उसको कहीं ना कहीं उसमें कमी आई। लेकिन क्योंकि इसके नुकसान बहुत ज्यादा हैं और अब सरकार इस पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, इसके प्रति किसानों को जागरूक कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब बहुत अच्छे तरीके से किसान इस नुकसान को समझ रहे हैं और इस पर काम भी कर रहे हैं और जो सरकार की गाइडलाइंस है उनको भी फॉलो कर रहे हैं। जी, तो हमारी सरकार निरंतर इस दिशा में कार्य कर रही है और अगर हम बीते 6 वर्षों की ही बात कर लें तो काफ़ी बदलाव हमने देखा है। जहां पहले किसान पराली को जला देते थे, अवशेषों को जला देते थे, अब उनके समक्ष जागरूकता आई है, वो अब जलाने की बजाय उनका प्रबंधन करना सही समझ रहे हैं और हम कह सकते हैं कि इस दिशा में हमारी सरकार ने काफ़ी अच्छे और मजबूत कदम उठाए हैं। आइए, हमारे किसान और हमारे साथ जुड़ गए हैं जो जानकारी हासिल करना चाहते हैं कि किस तरह से प्रबंधन करना के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। एक हमारे किसान भाई का सवाल शामिल कर लेते हैं। मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। मैं जानना चाहता हूँ कि फसल अवशेष किस रूप में काम ना करें। हमारे किसान भाई का ये सवाल है। कपिल जी, आप क्या इनको सलाह देंगे? पूरी चर्चा इसी पर चल रही है कि जो फसल अवशेष हैं यदि हम उनको मिट्टी में मिला देंगे तो मृदा का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा हो जाएगा जी। यदि हम फसल अवशेष को हम चारे के रूप में प्रयोग करते हैं तो हमारी जो चारे की समस्या है वो सोल्व हो जाएगी। किसानों को यदि पशुपालन करते हैं किसान तो उसमें भी वो हेल्पफुल होता है। यदि हम फसल अवशेष को इकट्ठा करके और मल्च उसके माध्यम से उसका डिकम्पोज करते हैं तो खाद भी तैयार हो सकती है। फसल अवशेष को यदि हम खेत में यदि फैला देते हैं तो उससे हमारे जो खरपतवार नियंत्रण है उसमें भी हम आसानी से कामयाब होते हैं और ओवरऑल यदि हम देखें तो किसान की आय पर सकारात्मक प्रभाव फसल अवशेष प्रबंधन का पड़ता है। तो कई रूपों में अवशेषों का जो इस्तेमाल है वो किया जा सकता है और किस तरह से आप कदम बढ़ा सकते हैं। धर्मवीर जी, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है कि आप तमाम इस्तेमाल कर सकते हैं अवशेषों के और अगर आप इस तरह से आगे बढ़ते हैं, अवशेषों का प्रबंधन करते हैं तो जैसा हमारे विशेषज्ञ ने कहा कि उनकी आय पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आइए, एक और हमारे किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी सवाल जान लेते हैं। मेरा नाम अनुराग है, गाँव महलना, जिला मुजफ्फरनगर। मैं ये जानना चाहता हूँ फसल अवशेष से जैविक खाद किस तरह बनता है। जी, तो जैविक खाद तैयार करना चाहते हैं अवशेषों को इस्तेमाल करके, तो किस तरह की आप सलाह देंगे, क्या कदम उठाएं हमारे किसान भाई? चाहूंगा कि जो अभी पहले भी मैंने बताया था कि फसल अवशेष से जो खाद तैयार होगा वो जैविक खाद ही तैयार होगा। उसमें यदि हम जैसे चर्चा की शुरुआत में मैंने बताया था कि 20 किलो यूरिया प्रति एकड़ की दर से यदि हम छिड़काव करके उसमें फलेवा कर देते हैं और मिट्टी पलट हल से उसको जो है मिट्टी में दबा देते हैं तो वो जैविक खाद तैयार होता है। दूसरा, यदि वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग हम करते हैं तो इससे भी हमारा फसल अवशेष का जैविक खाद के रूप में हम यूज कर सकते हैं।
तो बहुत ही आसान तरीका है अवशेषों से जैविक खाद तैयार करने का, और हमारे किसान इसे खुद से तैयार करके अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। तो वो न केवल फसलों के अवशेषों का प्रबंधन सही तरीके से कर रहे हैं, बल्कि जैविक खेती की ओर भी अपने कदम बढ़ा रहे हैं, जिससे आगे चलकर उन्हें अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पादन ही हासिल होगा। कपिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां फसल अवशेष प्रबंधन के संदर्भ में हम सभी के साथ, हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, जान लिया आपने कि बीते 6 वर्षों की अगर हम बात कर लें तो किस तरह का बदलाव आया है फसल अवशेष प्रबंधन की दृष्टि से, और साथ ही साथ हमारे किसान जागरूक हो रहे हैं। और अब आपको भी जागरूक होने की जरूरत है, इस दिशा में अपने कदम बढ़ाने की जरूरत है। और इसी के साथ आज के हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में मुलाकात करेंगे आपसे, नए विषय पर करेंगे चर्चा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।